जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आरओ के क्रैश कोर्स के संदर्भ में हम इतिहास विषय को लेकर बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने स्टोन एज के बारे में बात की थी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मेरा अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो प्राचीन काल में अपने नगर नियोजन और नगरीय सभ्यता के संदर्भ में जाना जाता है, अपने जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसा कि पता है कि आरओ में बहुत ही कम समय बचा है, तो हम उन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे जो हमारे आरओ की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की टीले। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिली। तो देखेंगे 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोज की। सर्वप्रथम लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 के आसपास, और उसके पहले चार्ल्स मैसन महोदय वहां पे गए थे। तो इनको पता चला कि कुछ वहां टीले जैसी चीज है। तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ था कि टिले जैसी चीज है। तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 के आसपास। तो रेलवे लाइन में यहाँ के ईंटों का प्रयोग किया गया। तो उसके बाद आप देखेंगे 1853 से लेकर 56 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे किया यहाँ पे। तो इनको भी पता चला कि यहाँ पे कुछ प्राचीन सभ्यता जैसी कुछ चीज दबी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1921 में फॉर्मल तरीके से भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने यहाँ अन्वेषण किया, यहाँ मतलब खुदाई करी। तो दयाराम साहनी ने जब यहाँ पे खुदाई करी तो हमारे सामने नई नई चीजें निकलकर सामने आई। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे सामने निकलकर सामने आई। तो देखेंगे नामकरण। तो जो सबसे पहला एक डिबेट का विषय वस्तु है कि इनका नामकरण, इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कैसे रखा गया, या इसको कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक नियम है कि अगर कोई भी सभ्यता या किसी भी चीज की कहीं खोज की गई है, तो जो पहला स्थल जहां पे खोज की गई है, तो नॉर्मली उसी के आधार पर नाम रखने की प्रणाली है। तो इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। और आप देखेंगे सिंधु सभ्यता नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो सर्वाधिक स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के पास मिले हुए हैं, तो इसलिए सिंधु सभ्यता नाम रखा गया। लेकिन बाद में देखेंगे जब कुछ समय बाद कुछ और खुदाई हुई तो अलग अलग नदियों के, जैसे घग्घर नदी हो गया, और कुछ नदियों के किनारे जो सभ्यताएं देखने को मिली, तो ये जो सिंधु सभ्यता है तो यह उतना नाम समीचीन नहीं जान पड़ता था, क्योंकि कुछ और नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी। लेकिन फिर भी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मार्टिमर व्हीलर ने देखिए इसके बारे में क्या कहा है। मार्टिमर व्हीलर ने इसको कहा है कि प्रथम नगरीय क्रांति। इसको प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था स्टोन एज में देखा था कि नवपाषाण में हमने देखा था कुछ क्रांति, एग्रीकल्चर वगैरह का प्रारंभ किया गया था, खेती करना प्रारंभ किया गया था। स्टोन एज के बाद हम चैल्कोलिथिक एक संस्कृति है, चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें तांबे और पत्थर का बृहद पैमाने पर प्रयोग किया गया। जबकि यह नगरीय क्रांति थी, यानी नगरों की जो विशेषता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सॉरी, अगर तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है तो सवाल है कि दो और कौन सी सभ्यताएं थी। तो एक मिस्र की थी और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इस संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पे कांसे का बृहद पैमाने पर यूज किया गया। जबकि आप देखेंगे चैल्कोलिथिक में तांबे का बृहद पैमाने पर यूज किया गया था, तांबे का। और मानव ने जो सबसे पहला धातु प्रयोग किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे, जो मानव ने पहला धातु प्रयोग किया वो तांबा था। और तांबा, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पर मानव ने तांबे के साथ 3 मिलाकर कांसे का आविष्कार करना सीख लिया था। तो कांसा कैसे बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था तांबा प्लस तीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इतिहासकारों में इस बात को लेकर भी डिबेट का विषय वस्तु है कि कैसे इसका विकास हुआ। इसको बारे में कहा जाता है कि इसका क्रमिक विकास हुआ है। जैसे पहले यहाँ तांबा था,
तो तांबा खेती करने में उतना मतलब सक्षम हथियार नहीं माना जाता था, जबकि जब कांसे के रूप में तांबे का प्रयोग किया जाने लगा तो ये थोड़ा मजबूती से एग्रीकल्चर वगैरह में ज्यादा उन्नतशील अवस्था में पहुंचे। तो यहाँ से धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति नगरीय संस्कृति में बदल गई, जिसको सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा को सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखते हैं प्राचीन सभ्यता का विचार। देखिए इसका क्षेत्रफल वगैरह देख लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ पे देख लेते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तरी सीमा में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक। उत्तरी सीमा में जम्मू में चेनाब नदी है, जम्मू में चेनाब नदी है, जम्मू में चेनाब नदी है, और इसका स्थल का नाम है मांडा। चेनाब नदी के पास मांडा है, और इसका क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना था इसका? टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, इसके देख लेते हैं उत्तरी पूरा स्थल, ये रहा, देख लेते हैं। तो इसका दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र में है। उत्तरी देखिए, उत्तरी क्या है? उत्तरी है मांडा। मांडा कहां पे? जम्मू में है। ये चिनाब नदी पर है। और दक्षिणी छोर कहां पे है? दैमाबाद नाम है, दैमाबाद अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी के तट पर है ये। और इसका पश्चिमी और पूर्वी सीमा भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पश्चिमी पूरा स्थल सुद कांगेडोर, सुद कांगेडोर, सुद कांगेडोर, सुद कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये कहां पे है? पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर यूपी में है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी पूरा स्थल कहां पे है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर, यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर। यह कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और आरओ और यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में है और यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर यूपी में है, और सुद कांगेडोर पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के एरिया में। अब देखते हैं एक पॉइंट और देख लेते हैं कि उत्तरी और दक्षिण के बीच 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उत्तर और दक्षिण के बीच 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का? 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 1400 किलोमीटर का उत्तरी और दक्षिणी के बीच में 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो पूर्वी और पश्चिमी है इसके बीच 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके विस्तार को लेकर। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखते हैं काल निर्धारण इसका क्या है। इसके काल निर्धारण के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके काल को लेकर कई विद्वानों में अलग अलग मत है। कई विद्वान अलग अलग काल निर्धारण, अलग अलग डेट बताया है। तो इसमें जो सर्वमान्य विचारधारा है, सर्वमान्य विचार है रोमिला थापर एवं डीपी अग्रवाल। इन्होंने कहा कि 2300 लेकर 1750 बीसी के आसपास, जबकि एनसीईआरटी के बुक में एनसीईआरटी ने माना कि 2500 से लेकर 1850 बीसी के आसपास। ठीक है, ये कार्बन 14 विधि द्वारा स्थापित किया गया। ये जो टाइम लाइन है कार्बन 14 विधि है, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता कौन थे? बिलार्ड फ्रैंक लीबी थे, और इस पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, बिलार्ड फ्रैंक लीबी। तो कार्बन 14 विधि के खोजकर्ता थे ये। तो देखेंगे इस आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। तो इसके आधार पर जो एक एवरेज टाइम पीरियड निकाला जाता है वह 2300 से लेकर 1750 बीसी, और कुछ जैसे किताबों में इसको 2500 बीसी से 1750 बीसी। तो हम इस टाइम पीरियड को मान के चलेंगे, क्योंकि जो सर्वमान्य जो सहमति बनती है इस टाइम पीरियड में 2500 से लेकर 1750 बीसी पर सहमति बनती है। तो टाइम पीरियड ये था। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसके निर्माता कौन थे, मतलब इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसी थी, कैसे हुई, और कौन इसके फाउंडर थे, कौन इसके निर्माता थे। तो 4 अलग अलग प्रजातियों को इसको निर्माता माना गया है। कौन कौन सी प्रजाति थी? तो सबसे पहले देखें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जो पहली प्रजाति थी जिसको निर्माता माना गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। यह काकेशियन से जुड़ी हुई प्रजाति थी। ठीक है, दूसरा है मंगोलायड, मंगोलायड प्रजाति है। तीसरा है भूमध्य सागरी,
भूमध्य सागरी, और चौथा है अल्पाइन। ये चारों प्रजातियां मौजूद थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ये चारों प्रजातियां मौजूद थी। लेकिन अगर इन चारों में इतिहासकारों में जो सहमति बनी है वो सहमति है भूमध्य सागरी, मतलब जो सर्वमान्य विचारधारा, ये माना जाता है कि भूमध्य सागरी जो प्रजाति थी ये हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि द्रविड़ जाति से संबंधित थे, ये द्रविड़ जाति से संबंधित थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो 4 प्रजातियां थी इसमें भूमध्य सागरी प्रजाति को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना गया है। और किस जाति से संबंधित थे, ये द्रविड़ जाति से संबंधित थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे कुछ और फैक्ट है, इस पे कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, आरओ में भी बना है, यूपी पीसीएस में भी बना है, और आगे जो एग्जाम होगा आरओ का या यूपी पीसीएस का, दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा स्थल कहां पे है, ये देखेंगे कौन कौन से स्थल है। उत्खनन वर्ष, किस ईयर में इसका उत्खनन का कार्य किया गया है, ये देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे इसकी अवस्थिति कहां पे है, कौन सा साइट है, किधर है, किस जगह पर है, और किस नदी के किनारे है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा साइट किस नदी के किनारे है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उत्खनित हुआ हड़प्पा, हड़प्पा एक जगह का नाम है, यह 1921 में है। कब उत्खनित हुआ, 1921 में उत्खनित हुआ। किसके द्वारा, दयाराम साहनी महोदय ने उत्खनन का कार्य किया यहाँ पे। और कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं डेवलप हुई वो नदियों के किनारे डेवलप हुई। ठीक है, तो आप देखेंगे जो लगभग सारे स्थल हैं लगभग नदियों के किनारे हैं, क्योंकि नदियों के पास रुकना उनकी मजबूरी थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखेंगे मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1922 में जो इसका उत्खनन किया गया, 1922 में किसने किया, राखल दास बनर्जी महोदय ने किया। ये कहाँ पे है, ये भी लरकाना सिंध जिला पाकिस्तान में है, लरकाना के सिंध में पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर है ये, इसका उत्खनन का ईयर है 1927 में उत्खनन का कार्य किया गया, यहाँ पे 1927 में किया गया है। और इसके उत्खनन करता कौन थे, इसके उत्खनन करता थे आर्यल स्टाइन, इसके उत्खनन करता थे, इसके उत्खनन करता कौन थे, आर्यल स्टाइन थे। ये कहाँ पे, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है। हाँ, और दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी है ये, दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चनहुंदड़ो, चनहुंदड़ो में उत्खनन का कार्य कब किया गया, 1931 में किया गया। किसने किया, एनजी मजूमदार महोदय ने किया। यह भी सिंध पाकिस्तान में है, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, कोट दीजी 1935 में उत्खनन का कार्य किया गया। किसने किया, धुरिया महोदय ने किया। और यह भी कहां पे है, यह भी पाकिस्तान में है, और यह भी सिंधु नदी के किनारे। आप देखेंगे ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा बाद में, लेकिन कुछ और नदियों के किनारे कई स्थल निकलकर सामने आए। तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर मैंने 4-5 बताए ये सारे पाकिस्तान में हैं। अब चलते हैं, देखते हैं भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण साइट हैं इसके। ठीक है, तो रोपड़, आइए रोपड़ देखते हैं। रोपड़ में कब उत्खनन का कार्य किया गया, रोपड़ में उत्खनन का कार्य किया गया 1953 में किया गया, 1953 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया। और कहां पे है ये पंजाब में है, भारत के पंजाब में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। आगे देखते हैं राखी गढ़ी, ये क्या है, राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी है। 1969 में उत्खनन का कार्य यहां पे किया गया, और किसके द्वारा, सूरजमान और रफीक मुगल के द्वारा किया गया। 2 लोगों का नाम यहां देखने को मिलता है। कहां पे, हरियाणा के हिसार में है, हरियाणा के हिसार जिले में है, और घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो आगे देखते हैं धौलावीरा, धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण साइट है। रविंद्र सिंह किसके द्वारा किया गया, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। कहां पे, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। किसके और किस नदी,
मानहर नदी के किनारे। ठीक है, अब देखते हैं लोथल, ये लोथल है, लोथल, लोथल, लोथल भी गुजरात में है। 1957 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया, एस.आर. राव के द्वारा किया गया। यह लोथल कहाँ पे? अहमदाबाद में है। सबसे महत्वपूर्ण, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे पे है। लोथल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोर्ट साइड था ये, मतलब कि यहाँ पे पोर्ट था, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, बंदरगाह था यहाँ पे। रंगपुर 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने किया था, यह भी अहमदाबाद में है और मादर नदी के किनारे। तो ये था महत्वपूर्ण स्थल। इसके उत्खननकर्ता कौन थे और किस जगह पर है, किस नदी के किनारे? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की परंपरा रही है, तो आगे के एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देख लेते हैं आगे क्या है। आगे इसमें कुछ और चीज बचा हुआ है, जैसे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में, यहाँ भी जगदत्त शर्मा ने किया। ये मेरठ यूपी में है, ये मेरठ यूपी में है। कालीबंगा अमलानंद घोष ने किया, यहाँ पे हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के किनारे है। दैमाबाद, दैमाबाद अहमदनगर में एस.एन. सली ने किया। और मांडा जम्मू कश्मीर में मधुबाला एंड जे.पी. जोशी ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया। मैंने बताया था चिनाब नदी के किनारे है ये। देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्राप्तियां क्या क्या हुई है, महत्वपूर्ण प्राप्तियां देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देख लेते हैं क्या क्या प्राप्तियां हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे कालीबंगा से क्या मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिला है, हड़प्पा सभ्यता नहीं, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, अब देखेंगे ऋग्वेद के हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। ऋग्वेद में एक शब्द है हरियूपिया, जिसको कहा गया कि इसका मतलब है हड़प्पा से किया गया है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से एक निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति, एक मूर्ति मिली है मिट्टी की, उसके गर्भ से एक पेड़ निकलते हुए दिखाया गया, जिसको कहा गया है कि यह जननी देवी है, यानी पृथ्वी माता के संदर्भ में इसको परिभाषित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखेंगे मुहरे सर्वाधिक कहां से मिली है। तो सर्वाधिक मुहरे मिली है मोहनजोदड़ो से, ये पॉइंट है, सर्वाधिक मुहरे मिली है मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो से कुछ और भी चीजें मिली है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो से मिली है विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है जहां पे अनाज रखे जाते थे। ये जो स्नानागार मिला है ये वर्तमान स्विमिंग पूल की तरह नहीं था, लगभग उसी टाइप का था, लेकिन ये धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जाता था। ये ध्यान रखेंगे, आपको स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि विशाल स्नानागार किस काम के लिए यूज किया जाता था। ये धार्मिक पर्पज के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, कांसे की एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, कांसे की एक डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है। ठीक है, एक पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, कुबरदार बैल का एक खिलौना मिला है, बैल का एक खिलौना मिला है, तो जिससे पता चलता है कि मतलब बैल भी थे, और जब बैल भी थे तो यानी गाय का भी प्रमाण मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे ध्यान देंगे ये वाला पॉइंट, कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की मकान के ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ पे पक्के मकान या पक्की ईंटों के बने मकानों के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, चनहुंदड़ो में मनकी बनाने का प्रमुख केंद्र था। चनहुंदड़ो में मनकी बनाने यानी आभूषण बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे कारखाने भी मिले हैं जो आभूषण जहाँ पे बनाया जाता था, तो ये ध्यान रखना है। और चनहुंदड़ो के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तो कोई ना कोई औद्योगिक केंद्र था, तो यहाँ पे औद्योगिक केंद्र कौन था? चनहुंदड़ो था, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। आप देखेंगे चनहुंदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन के संसाधन मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप का सामान मिला है चनहुंदड़ो से। नगरीय जीवन शैली थी तो जाहिर सी बात है मेकअप जैसी कोई चीज प्रयोग किया जाता रहा होगा, तो यहाँ पे एक लिपस्टिक जैसा कुछ मिला था, वहां पे लिपस्टिक जैसा कुछ मिला था जो मेकअप के काम में आता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक है अली मुराद, अली मुराद सिंध में है, एक ग्रामीण स्थल था,
ये भी ध्यान इसलिए देना है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि अली मुराद और सिंध में एक जगह है जो ग्रामीण सभ्यता थी जहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता होने के बावजूद भी एक ऐसा साइट था जो ग्रामीण सभ्यता जहां पर थी। कौन सा था? अली मुराद था, ये ध्यान देना है। लोथल के बारे में मैंने बताया कि लोथल प्रमुख बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहां से पश्चिम एशिया को व्यापार होता था। लोथल से पश्चिम एशिया को व्यापार होता था। ठीक है, लोथल से ही अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इन दोनों पॉइंट से अलग अलग टाइम पीरियड में यूपी कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है और अलग अलग राज्यों की कमीशन ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से, तो आगे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लोथल से जहाज की गोदी यानी डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, लोथल से फारस की मुहर मिली है। ठीक है, तो बंदरगाह था, तो पश्चिम एशिया को व्यापार होता था, तो आना जाना था, तो यहां से फारस की मुहर मिली है। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े भी मौजूद थे, घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। रोजदी गुजरात में एक जगह है, रोजदी गुजरात में एक जगह, यहां से हाथी के अवशेष मिले हैं। यानी कुल मिला के अगर एक लाइन में बोलना हो तो हड़प्पा सभ्यता में हाथी भी मौजूद था, क्योंकि उसके साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है, धौलावीरा के बारे में देख लेते हैं। तो धौलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय एवं जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब यहाँ की हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा एक साइट है, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता था। कृत्रिम जलाशय मिला है, मतलब अभी मैंने कहा कि जल निकासी प्रणाली के लिए हड़प्पा सभ्यता जाना जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है धौलावीरा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या है। नगर योजना और जल निकासी प्रणाली, अभी मैंने इसके बारे में बता दिया है, इसमें देख लेते हैं क्या नया है। इसमें देख लेते हैं नगर योजना जल निकासी प्रणाली, मैंने बता दिया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं इस तरीके से, ऐसे करके। इसी को चेस बोर्ड पैटर्न भी कहते हैं, इस तरीके से था ऐसे। इसी को चेस बोर्ड पैटर्न भी कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। व्यापार तो होता था, इंटरनल भी था, हाँ, और एक्सटर्नल भी था, मतलब आंतरिक व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। आगे देख लेते हैं क्या है। आधिकारिक लिपि, इसकी लिपि भावचित्रात्मक लिपि है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी लिपि थी भावचित्रात्मक, इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हमारे इतिहासकारों को इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखा गया था, ये भावचित्रात्मक है, कुछ ऐसा लिखा गया था, ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, इस तरह का कुछ था। हालांकि अभी तक हमारे इतिहासकारों को इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो हो सकता है अगर निकट भविष्य में कभी सफलता मिले तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारी निकलकर सामने आएगी। ठीक है, तो लिपि को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। औद्योगिक केंद्र चंडोड़ो, अभी मैंने इसके बारे में बता दिया था। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, तो इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट अब इससे उतना ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अभी क्रैश कोर्स को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रैश कोर्स को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत गहराई में जाकर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सब डिस्कस कर दिया है। आपको इससे ज्यादा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। सामान्यतः अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज्यादा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेंगे, इतना भी आपको याद रहेगा, तो आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है। आरओ एग्जाम का एग्जाम जो भी बिल्कुल करीब है, लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम को ध्यान में रखकर बिल्कुल आपको टू द पॉइंट पढ़ाना है। तो इसीलिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल वही बताया है। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई भी सुझाव, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।